हेलो सभी को नमस्कार। मैं संजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका संजीवनी एजुकेशन हब के ऊपर। प्यारे बच्चों, हमने सीरीज शुरू की थी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की एक क्लास हमारी हो चुकी थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। उसकी नेक्स्ट क्लास को लेके आज मैं हाजिर हूं आपके सामने। टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, नर प्रजनन तंत्र क्या होगा, क्या क्या इसके अंदर चीजें होंगी, किस किस प्रकार से चीजें इसके अंदर अकर होगी, वे सारी की सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको इसलिए शुरू करवाया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठने वाले हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस से, oogenesis से, क्रोमोसोम ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उठने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, जब कभी भी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो हम इसके अंदर चार चीजें सबसे मेन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है, वृषण बोला जाता है। आई बात समझ में। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो टेस्टिस होगा। दूसरा जो हम पार्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज द असेसरी डक्ट। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, असेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनको क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों, गौण वाहिकाएं इनको बोला जाएगा, गौण वाहिकाएं। दूसरा जो पार्ट होगा कौन सा होगा, गौण वाहिकाएं होगा। और थर्ड जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, दैट इज द मेल थर्ड नंबर जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो क्या होगा, दैट इज द मेल ग्लैंड। मेल ग्लैंड इसके अंदर हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नर ग्रंथियां। नर ग्रंथियां क्या होगा, थर्ड पार्ट होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो 4 नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे दैट इज द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन क्या होता है, इनको बोला जाता है प्यारे बच्चों बाह्य जननांग। क्या बोलेंगे इनको, बाह्य जननांग इनको बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये 4 जो चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या क्या बताया, एक तो सर आपने क्या बताया, टेस्टिस के बारे में बताया, दूसरा असेसरी डक्ट के बारे में बताया, तीसरा मेल ग्लैंड के बारे में बताया, और चौथा एक्सटर्नल जेनाइटल के बारे में जो बताया। ये चारों की चारों चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। चारों के चारों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको टॉपिक करवाया है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है टेस्टिस। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे, किसके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं टेस्टिस के बारे में बात करता हूँ। हिंदी के अंदर प्यारे बच्चों इसको क्या बोला जाता है, वृषण बोला जाता है। आई बात समझ में, वृषण के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा एक बात का, जो वृषण होते हैं वो एक पाउच के अंदर एनक्लोज रहते हैं। एक पाउच के अंदर हमेशा क्या होंगे, जो टेस्टिस होंगे, वृषण होंगे, एक पाउच के अंदर क्या रहेंगे, एनक्लोज रहेंगे, एक पाउच के अंदर एनक्लोज रहेंगे। अगर मैं इनकी बात करता हूँ पेयर की, तो इसके अंदर कितने पेयर होते हैं, जोड़ियाँ होंगी 1। और टोटल टेस्टिस जो अगर मैं बात करता हूँ तो कितने होंगे, 2 होंगे। और फिजियोलॉजिकली अगर हम इसको बाहर से देखेंगे तो कितने होते हैं, 1 होते हैं। आई बात समझ में। ये 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है सर, ये स्क्रोटम में होते हैं। ये वाली जो लेयर, बाहर वाली जो पाउच जिसके अंदर ये एनक्लोज होते हैं, इसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, स्क्रोटम बोला जाता है। स्क्रोटम क्या होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है प्यारे बच्चों, थैलीनुमा संरचना होती है। अब क्वेश्चन आपके पास ये आ गया कि सर टेस्टिस जो होते हैं ना, वो बॉडी से बाहर सैचुरेटेड क्यों होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो टेस्टिस होते हैं ना, ये बॉडी से बाहर सैचुरेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि सर जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो कितना होता है प्यारे बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, कार्य करती है, हमारा शरीर कार्य करता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, टेस्टिस का जो काम होता है, जो मेन फंक्शन होता है, वह होता है प्यारे बच्चों स्पर्म फॉर्मेशन का। और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इसको जो टेम्परेचर चाहिए है ना, वो टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर से इसको क्या चाहिए, कम चाहिए। इसलिए बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो इनको सेचुरेटेड किया जाता है बॉडी से बाहर, ताकि बॉडी से बाहर रहकर अपने टेम्परेचर को ये क्या कर सके, 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या कर सके प्यारे बच्चों, इसको
कम कर सके। इसका मतलब यहाँ से एक बात और उठती है कि सर अगर 2 या 2.5 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पे अगर ये काम करेंगे, कम काम करेंगे, तो किस पे काम करेंगे सर? ये 34.5 या 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे? कार्य करेंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब स्पर्म को क्या होगा? स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए अपने को अपने बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए, हमको ठंड चाहिए है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। जब कभी भी ऐसी बात होती है, मान के चलो कि अब यहाँ पे क्या आ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होगी, गर्मियों का सीजन आ जाता है। आई बात समझ में? गर्मियों का सीजन अगर आ जाता है ना, तो ये स्क्रोटम क्या कार्य करती है? स्क्रोटम अपने आप के अंदर क्या कर लेती है प्यारे बच्चों? फैलाव कर लेती है। और जब कभी भी सीजन आएगा किस चीज़ का? गर्मियों का अगर सीजन आता है, अगर गर्मियाँ आती है ना, तो गर्मियों के अंदर क्या होगा? यही स्क्रोटम क्या कर लेगी? अपने आप को सिकोड़ लेगी। आई बात समझ में? सिकोड़ लेती है। ये क्या कार्य होता है सर? फैलाव का और सिकोड़ने का। देखिए प्यारे बच्चों, इस स्क्रोटम को बोला जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंट लेयर। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी टेम्परेचर इसको लगेगा कि ज्यादा हो रहा है, तो अपने आप को ये एक्सपेंड कर लेगी। किसके लिए? ताकि टेस्टिस का जो टेम्परेचर है ना, वो मेंटेन रहे। अगर ज्यादा सर्दी होगी, सर्दी के अंदर ये क्या कर लेगी? अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, ताकि जो अंदर की गर्मी है टेस्टिस की, वो बनी रहे, ठंड उसके अंदर ज्यादा एंटर ना हो सके, उसका टेम्परेचर ना गिर सके। बिकॉज वी आर द होम्योस्टेसिस, हमको अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है हर हालत में। और टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके कौन रखेगी प्यारे बच्चों? ये स्क्रोटम जो लेयर होती है वो क्या करेगी? टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी। आगे भी इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अभी मैं एनाटॉमी कराने जा रहा हूं और स्टैटिकल क्वेश्चन भी करवाने जा रहा हूं, जो सीजीएल सीपीओ फेवरेट होते हैं, वहां से स्टैटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्टिस के ऊपर। इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी ब्रेथ क्या होती है, क्या इसकी हाइट होती है, कितनी इसकी ऊंचाई होती है, कितना इसके अंदर वजन होता है, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ी देर में रब करने वाला हूं। देखिए प्यारे बच्चों, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं और जिक्र आता है ना टेस्टिस का, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैं मेल ग्लैंड और टेस्टिस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन आपको उठा सकता है। ये क्वेश्चन आपके कहीं से भी आ सकते हैं, ये थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको स्टैटिकल भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। अगर मैं टेस्टिस की यहाँ पे बात करता हूँ, ह्यूमन टेस्टिस की अगर यहाँ पे बात होती है ना, तो यहाँ से वो पूछ लेता है इसकी लंबाई क्या होती है। टेस्टिस की लंबाई पूछ लेता है, टेस्टिस की वो चौड़ाई पूछ लेता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, लंबाई की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक क्या हो सकती है? इसकी लंबाई हो सकती है, या 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई देखी गई है। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करता हूँ तो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक की टेस्टिस की चौड़ाई प्यारे बच्चों देखी जा चुकी है। साइंस मानती है कि ये 2 आंकड़े लंबाई और चौड़ाई के, लेकिन अगर यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि सर इसका वेट क्या होगा, व्हाट इज द वेट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का वजन क्या होता है। अगर बात वजन की आती है तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका जो वेट होता है वो डिपेंड करेगा शरीर के ऊपर, डिपेंड अपॉन बॉडी, ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, शरीर के फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, अबंडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे हम रहते हैं, क्या हमारा खान पान है, किस प्रकार से हमारा शरीर कार्य कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि कितना वजन होगा टेस्टिस का। आई बात समझ में? प्यारे बच्चों ये जर्नल इंट्रोडक्शन सा था टेस्टिस के बारे में। दूसरी बात, अगर मैं टेस्टिस का क्या करता हूँ, मान के चलो मैं एक टेस्टिस लेता हूँ और उसका डाइसेक्शन करके अगर देखता हूँ, डाइसेक्शन समझ रहे हो, अगर मैं इसको हाफ हाफ यहाँ से कट करके देखता हूँ ना, तो मेरे पास ऐसी ऐसी एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर आएगी। आई बात समझ में? ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर जो आएगी, इसके बिल्कुल अंदर ऐसी ऐसी एक लेयर पाई जाती है। आई बात समझ में? जो पहली लेयर होती है, सबसे पहले वाली जो बाहर वाली लेयर होती है प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कौन सी वाली लेयर है? स्क्रोटम है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, वो थैलीनुमा संरचना। दूसरी जो ग्रीन वाली लेयर मैंने आपको दूसरे वाली बताई है, ये वाली लेयर। ये वाली लेयर क्या करती है? देखियो, इसको बोला जाता है टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल इसको बोला जाता है, वृषण नलिकाएं इनको बोला जाता है। आई बात समझ में? वृषण नलिकाएं इसको बोला जाता है। थर्ड नंबर पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। थर्ड वन पे जो होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी, और दैट इज़ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इनको? सेमनीफेरस
टिब्यूल। और ये सेमनीफेरस टिब्यूल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखो कैसे आया हुआ है इसके ऊपर। ये सेमनीफेरस टिब्यूल जो होते हैं वो किस रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, ब्राउन रंग के होते हैं। CGL 2017 के अंदर, CGL 2017 के अंदर सेम डिट्टो क्वेश्चन ऐसा कैसा पूछा गया है कि जो सेमनीफेरस टिब्यूल, या हिंदी के अंदर आप इसको बोल सकते हैं बीजदार नलिकाएं जो होती है, बीजदार नलिकाएं जो होती है ना, उनका रंग कैसा होता है। तो कैसा रंग होगा प्यारे बच्चों, उसका भूरा रंग होगा, ब्राउन रंग होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपसे कैसे पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि जो सेमनीफेरस टिब्यूल जो होते हैं ना, उसकी संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, ये एक टेस्टिस के अंदर 250 के अराउंड होते हैं, और अगर मैं 2 टेस्टिस की बात करता हूँ तो ये अराउंड कितने होंगे, 500 के अराउंड होंगे सेमनीफेरस टिब्यूल। यही सेमनीफेरस टिब्यूल का मुख्य काम क्या होता है प्यारे बच्चों, यही जो सेमनीफेरस टिब्यूल होते हैं ना, यही करते हैं भाई क्या, स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन का कार्य भी यही सेमनीफेरस टिब्यूल करेंगे, और यही सी को बोला जाता है कि शुक्राणु निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण यहाँ पे होता है। आई बात समझ में, शुक्राणु निर्माण होगा, यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी स्पर्म फॉर्मेशन हो चुकी है, लेकिन स्पर्म अभी क्या है, बच्चा है, शुक्राणु अभी इमेच्योर है। उसको मैच्योर करना है, उसको जवान करना है, ताकि वो क्या कर सके, एग को फर्टिलाइज कर सके। अभी आगे देखो क्या होने वाला है, यहाँ से क्या हुआ देखिएगा, ये टेस्टिस का लगभग जो पोर्शन था ना, वो मैंने जर्नल इंट्रोडक्शन के आपको बता दिया। अब दूसरा जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था ना, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो टॉपिक क्या था, वो क्या था, असेसरी डक्ट। अब बाकी जो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ना, वो असेसरी डक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। असेसरी डक्ट मैंने क्या बताया था, गौण वाहिकाएं मैंने आपको बताई थी, गौण वाहिकाएं आपको बताई थी। गौण वाहिकाएं भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो गौण वाहिकाएं होती हैं ना, वो कितने प्रकार की होती हैं, तो गौण वाहिकाएं भी प्यारे बच्चों कितने प्रकार की होंगी, ये भी सर 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती है। और सबसे पहले जो इसके अंदर नंबर आता है ना, वो किसका आता है, दैट इज द रेट टेस्टिस। क्या होता है, रेट टेस्टिस होता है, जिसको हम रेट वृषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट वृषण इसको बोला जाता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे रेट टेस्टिस के बाद आता है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है, एपिडिडाइमस को बोला जाता है प्यारे बच्चों अधिवृषण। क्या बोलते हैं इसको, अधिवृषण बोला जाता है। थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे 2 नलिकाएं होती है, दैट इज वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया, और एक होती है वासा डिफरेंसिया। वासा एफ्रेंसिया एंड वासा डिफरेंसिया नाम की 2 नलिकाएं होती हैं, और दोनों को कॉमनली क्या बोला जाता है, शुक्र वाहिनियाँ। क्या बोलते हैं इनको, शुक्र वाहिनियाँ बोलते हैं। तो ये 4 के 4 मैंने आपको बता दिए कि हम असेसरी डक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम रेट टेस्टिस पढ़ेंगे, हम एपिडिडाइमस पढ़ेंगे, वासा एफ्रेंसिया पढ़ेंगे, वासा डिफरेंसिया पढ़ेंगे। चारों के 4 चीज़ें हम यहाँ से क्लियर करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेट टेस्टिस। रेट टेस्टिस का क्या कार्य होता है, देखिएगा ध्यान से। रेट टेस्टिस का कार्य क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रेट टेस्टिस का कार्य देखिएगा प्यारे बच्चों, रेट टेस्टिस क्या करता है, जब कभी भी, अब यहाँ पे क्या हुआ था देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो सेमनीफेरस टिब्यूल मैंने बताया था, यहाँ से क्या हुआ था, जो सेमनीफेरस टिब्यूल मैंने बताया था, ये सेमनीफेरस टिब्यूल मान के चलो इन्होंने क्या कर दी, यहाँ पे प्यारे बच्चों स्पर्म की फॉर्मेशन कर दी। यहाँ पे क्या हो जाती है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर। जैसे ही इसकी फॉर्मेशन होगी, मैंने बताया था अभी ये जो स्पर्म बने हैं ना, ये कैसे स्पर्म है प्यारे बच्चों, इमैच्योर स्पर्म है। कैसे स्पर्म हैं, इमैच्योर हैं, ये अपरिपक्व स्पर्म हैं। अभी तक ये जवान नहीं है, इनके अंदर ऐसी अक्षमता नहीं है कि ये किसी भी एग को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। आई बात समझ में।
अब क्या होगा, ये जो स्पर्म होंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे जब होंगे और ये जब बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद जहाँ पे ये जाते हैं टेस्टिस के अंदर भी, मान के चलो यहाँ से स्पर्म निकले तो इस बॉडी के पास जाएंगे और इस बॉडी को क्या बोला जाएगा, दैट इज द रेट टेस्टिस। रेट टेस्टिस, इसका मतलब रेट टेस्टिस का क्या कार्य होगा, ये रेट टेस्टिस क्या करेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने जो इमेच्योर स्पर्म बनाए हैं ना उनको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद कुछ देर तक यहाँ पे क्या होगा, इसमें पहुँचने के बाद यहाँ पे कुछ देर के लिए क्या रहेंगे, वो स्टोर्ड रहेंगे, संग्रहित रहेंगे। आई बात समझ में। पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया है कि रेट टेस्टिस क्या होगा, कि जब कभी भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म को तो बना दिया, स्पर्म ये क्या है, अभी इमेच्योर है, अभी क्या है, इनको मैच्योर करने के लिए किसी न किसी कड़ी के पास भेजना है, लेकिन अभी क्या हुआ, ये किसके पास चले गए, रेट टेस्टिस के पास चले गए। रेट टेस्टिस क्या करेगा, बीच की एक कड़ी है, इसको कुछ देर के लिए रिसीव करके संग्रहित करके रखेगा और बाद में इसको भेज देगा किसके पास, एपिडिडाइमस के पास, अधिवृषण के पास, ताकि इसका क्या हो सके, मैच्योरेशन हो सके। प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसको रब करने के बाद मैं इसको आपको एपिडिडाइमस के बारे में समझाऊंगा कि एपिडिडाइमस क्या होता है, कैसे स्पर्म की परिपक्वता यहाँ पे होती है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके 3 जो पार्ट हैं, मेनली 4 वासा, एफरेंसिया और डिफरेंसिया, इनके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या क्या इनके अंदर होता है, कैसे जो स्पर्म होता है इजैकुलेशन डक्ट तक जाता है और कैसे बाहर जाता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको रेट टेस्टिस बता दिया। दूसरा अगर मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ तो मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ किसका, एपिडिडाइमस का। किसका जिक्र कर रहा हूँ मैं, एपिडिडाइमस, यानी कि अधिवृषण का क्या कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये टेस्टिस था ना, टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने क्या कर दिया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कर दिया, स्पर्म की फॉर्मेशन कर दी थी। यहाँ पे क्या हो जाती है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन अभी जो ये स्पर्म है ना, ये कैसे हैं, इमेच्योर हैं। आई बात समझ में, ये अपरिपक्व हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि क्या होता है, रेट टेस्टिस होता है। रेट टेस्टिस क्या करेगा, रेट टेस्टिस क्या करेगा प्यारे बच्चों, इस स्पर्म को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा और कुछ देर के लिए क्या करेगा, ये संग्रहित करके रखेगा। उसके बाद यहाँ से स्पर्म जब निकलेंगे, यहाँ से दोबारा से स्पर्म निकलेंगे, ये स्पर्म यहाँ से रेट टेस्टिस से निकले और रेट टेस्टिस से निकलने के बाद जब ये स्पर्म पहुँचेंगे कहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल टेस्टिस के ऊपर होता है एक जगह, और यहाँ इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एपिडिडाइमस। और इस एपिडिडाइमस का अगर यहाँ पे काम होगा तो मैं क्या काम लिखूंगा यहाँ पे, ये जो एपिडिडाइमस होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्या करता है, जो इमेच्योर स्पर्म इसके पास आए थे, इमेच्योर अपरिपक्व स्पर्म आए थे, उनको क्या कर देगा, मैच्योर कर देगा, परिपक्व कर देगा। परिपक्व करने की प्रक्रिया क्या कर देगा, ये शुरू करता है एपिडिडाइमस। आई बात समझ में। मैंने 2 चीज़ें आपको क्लियर कर दी है, दैट इज द रेट टेस्टिस एंड द एपिडिडाइमस। उसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे देखो अभी स्पर्म क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। 3rd नंबर पे मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, शुक्र वाहिनियों की। शुक्र वाहिनियाँ जो हमारी मैंने आपके बताई हैं, उसके अंदर मैंने आपको 2 बताई हैं, दैट इज वासा एफ्रेंसिया एंड सेकंड वन इज वासा डिफरेंसिया। इन दोनों का क्या काम होता है, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी क्या हो जाता है, ये स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं, स्पर्म जब मैच्योर होंगे, यहाँ से स्पर्म को उठाया जाता है, यहाँ से क्या करेंगी, ये स्पर्म को दोनों साइड से क्या करेंगी, अलग अलग टेस्टिस से उठाएंगी, और उठाने के बाद इसके अंदर बहुत सारे देखो ऐसे कलेक्टिंग डक्ट बन जाएगी, बहुत सारे ग्लैंड कार्य करेंगे, 2-2 पेयर के अंदर ऐसे ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे कॉपर ग्लैंड भी प्रेजेंट रहेगा, और बाद में क्या होगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा स्पर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, इजैकुलेशन ट्रैक बोलते हैं या इजैकुलेटरी ट्रैक, क्या बोलते हैं इसको, इजैकुलेटरी ट्रैक बोलते हैं। कि यहाँ तक क्या आ गया, अब स्पर्म आ गया और अब यह क्या करेगा, बाहर जाने को तैयार है। लेकिन यहाँ तक आते आते ये जो जितने भी ग्लैंड थे अपनी अपनी सिक्रेशन क्या कर देंगे, स्पर्म के अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे, बहुत सारी सिक्रेशन डाल देंगे। मैं अगला जो टॉपिक है ना,
मेल ग्लैंड है उससे मैं बताऊंगा कि क्या क्या सिक्रेशन स्पर्म के अंदर डलेगी। अब ये स्पर्म नहीं रहा, स्पर्म तो ये टेस्टिस से चला था, अब स्पर्म नहीं रहेगा। जब इन ग्लैंडों की सिक्रेशन इसके अंदर मिल जाएगी ना प्यारे बच्चों, तो ये स्पर्म नहीं रहेगा, ये सीमन बन जाएगा। बताऊंगा कैसे सीमन बनेगा। ये इजैकुलेटरी ट्रैक को क्या बोला जाता है? सखलन नलिका बोला जाता है। आई बात समझ में? सखलन नलिका इसको बोला जाएगा और यहाँ से सीमन क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और ये जो ऑर्गन होता है जिसके थ्रू सीमन बाहर आता है, इसको पेनिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पेनिस बोलते हैं। इसको लिंग बोला जाता है। आई बात समझ में? पेनिस का कार्य क्या होता है? ये पेनिस क्या करता है? पेनिस हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? स्पर्म डिस्चार्ज इनटू फीमेल जेनाइटल पार्ट। इसका मतलब क्या है? ये जो पेनिस होता है वो जो महिला होती है उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में क्या करता है? हेल्प करता है। एंट्री करवाई जाती है पेनिस की वेजाइना के अंदर, तब इजैकुलेशन होता है और वहाँ से क्या निकलता है? सीमन निकलता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं अलग अलग तरीके से। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ना, उसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और वो कोशिका कौन सी होती है? सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़ द जर्म सेल। इसको क्या बोलेंगे हम? बीज कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज कोशिका बोलते हैं। दूसरा जो होगा यहाँ पे उसको बोला जाता है दैट इज़ द सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं इसको? सर्टोली सेल, यानी कि सर्टोली कोशिका बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों की ये कोशिकाएं हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पे होती है नंबर 3 पे, दैट इज़ द लेडिंग सेल। क्या होती है? लेडिंग सेल होती है, लेडिंग कोशिकाएं होती हैं। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सर जो सेमिनल ये जो होती है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ना, इसके अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो 3 प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जर्म सेल, स्ट्रोली सेल और लीडिंग सेल, इन सब के फंक्शन मैं अलग अलग करवाने वाला हूं कि स्ट्रोली सेल क्या करेगी, जर्म सेल क्या करेगी और लीडिंग सेल क्या करेगी। प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन तीनों के बारे में मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, बट इस जर्म सेल, स्ट्रोली सेल एंड लीडिंग सेल के बारे में देखिएगा। कई बार लीडिंग सेल से इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं, सर्टोली और लीडिंग सेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एचएसएससी के अंदर भी लीडिंग सेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे 3 प्रकार की कोशिकाएं करवाई है। नंबर 1 कौन सी कराई है? दैट इज़ द जर्म सेल। नंबर 2 पे मैंने आपको कौन सी करवाई है? दैट इज़ द सर्टोली सेल। और नंबर 3 पे आपको कौन सी करवाई है? दैट इज़ द लीडिंग सेल। इनके क्या क्या काम होते हैं इसको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, इनके कार्य क्या क्या होंगे। ये जो जर्म सेल होती है ना प्यारे बच्चों, ये हेल्प करती है स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर, सहायता करेगी, हेल्प इन स्पर्म फॉर्मेशन। शुक्राणु के निर्माण के अंदर क्या करेगी? ये हेल्प करेगी, सहायता करेगी। आई बात समझ में? शुक्राणु निर्माण के अंदर ये क्या करेगी? सहायता करेगी शुक्राणु निर्माण के अंदर। दूसरा जो होगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो होगा, जो सर्टोली सेल होगी, ये नरिशमेंट। ये जो यहाँ पे स्पर्म मतलब कि बन चुका है, अभी क्या हो गया? ये स्पर्म यहाँ पे बन चुका है। बनने के बाद जो इसको नरिशमेंट देनी है, इसको जो क्या देना है? पोषण देना है। उस पोषण देने का कार्य कौन करेगी? सर्टोली सेल करेगी। और दोनों को मैं स्टार कर रहा हूँ, दोनों के दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरे वाले को तो मैं डबल स्टार करके लिख रहा हूँ। तीसरी बात आती है लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल के ऊपर। तो ये क्या रिलीज करती है? ये रिलीज करेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेल, दैट इज द मेल हार्मोन। मेल हार्मोन, नर हार्मोन को रिलीज करेगी। और नर हार्मोन क्या होता है? दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस टेस्टोस्टेरोन की हो जाती है कमी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो उसके अंदर
क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? शारीरिक रूप से वो व्यक्ति क्या होगा? शारीरिक रूप से क्या होगा? कमज़ोर होगा। शारीरिक रूप से क्या होगा? वो कमज़ोर होगा। और दूसरा क्या है? हर समय क्या होगा उसको? थकावट, और आँखों के अंदर क्या होगी उसको? कमी महसूस होगी विज़न के अंदर। तीसरा मैं अगर आपको बात करूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उसके स्पर्म काउंट क्या होंगे? स्पर्म काउंट जो होंगे क्या होंगे प्यारे बच्चों? लो होंगे। और जब स्पर्म काउंट की बात आती है तो मैं आपको बता देता हूँ स्पर्म काउंट क्या होता है, क्योंकि जब भी हम स्पर्म की बात करते हैं पर इजैकुलेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ सामान्यतः रूप से 3 ml स्पर्म क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। और जिसके अंदर कम से कम कितने मिलियन? कम से कम 30 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। आई बात समझ में? क्या होगा जब 3 ml स्पर्म को हम क्या करेंगे? डिस्चार्ज करेंगे तो 30 मिलियन स्पर्म उसके अंदर मिलेंगे। और अगर बच्चा पैदा करने की बात हो तो 7 ml स्पर्म क्या होता है? 7 ml स्पर्म क्या होता है? नेसेसरी या ज़रूरी होता है एक प्रेगनेंसी के लिए। और अगर मैं बात करता हूँ 1 ml स्पर्म किसी का हो रहा है डिस्चार्ज, तो नपुंसकता की बीमारी या नपुंसकता या स्टेरिलिटी की शिकायत उसको हो सकती है। दैट इज़ द स्पर्म काउंट। किसी वजह से ये स्पर्म काउंट क्या हो जाते हैं? लो हो जाते हैं। और इसके लो होने का मेन कारण क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अंदर कमी होती है। और आपने देखा भी होगा इसी टेस्टोस्टेरोन के क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इंजेक्शन लेते हैं कई बच्चे जो क्या करते हैं? जिम के अंदर जाते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से क्या ले लेते हैं? टेस्टोस्टेरोन ले लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन ले लेते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? जब कोई चीज़ देखो हमारे शरीर में कोई चीज़ बन रही है नेचुरल तरीके से, अगर बार बार आप उसको बाहर से लिए जा रहे हो, ले जा रहे हो, देखिएगा कितनी अच्छी प्रक्रिया से, कितनी मेहनत के बाद यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है। लेकिन कई उसको बाहर से इंजेक्ट करवाए जा रहे हैं, तो एक समय के बाद क्या होगा? ये जो लेडिंग कोशिका होगी जो हार्मोन बनाती है, ये चली जाएगी प्यारे बच्चों कहाँ पे? ये रेस्ट मोड के अंदर चली जाती है। किस मोड के अंदर? रेस्ट मोड के अंदर चली जाएगी। अब ये क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन नहीं करेगी। और जब कभी भी पीसीटी नहीं करता, वो पीसीटी का मतलब जितने भी उसने केमिकल लिए हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी इसको वॉश आउट नहीं करेगा, तब तक ये लेडिंग कोशिका जो है अपना कार्य नहीं करेगी। और लंबे समय तक अगर पीसीटी नहीं होगी तो ये परमानेंटली अपना काम बंद कर देगी। और जब आपने देखा होगा जितने भी बॉडी बिल्डर ये ज़्यादा जो बाहर से स्टीरॉयड लेते हैं या टेस्टोस्टेरोन बाहर से इंजेक्ट करवाते हैं ना, उनको नपुंसकता की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। आई बात समझ में? तो मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया। आज मैंने लगभग आपको बता दिया। अब रह गए मेल ग्लैंड्स। मेल ग्लैंड्स क्या होंगे, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट क्या होगा। कल वाली वीडियो के अंदर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आज मैंने आपको टेस्टिस के बारे में बताया, एसेसरी डक्ट के बारे में बताया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बताया, स्पर्म काउंट क्या होते हैं उसके बारे में बताया, टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है नेचुरल तरीके से वो बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि टेस्टोस्टेरोन को अगर हम बाहर से इंजेक्ट करवाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। प्यारे बच्चों बने रहेगा हमारे साथ। जल्द ही मैं तीसरी क्लास इसकी लेके आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने प्राइसलेस कमेंट देना मत भूलिएगा। आपके कमेंटों से ही हमें हौसला होता है, तभी हमें पता लगता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या हमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो अपने रिव्यू ज़रूर दिया करो। बने रहेगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।